नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसका अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर एवं जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर। देखिए, मेरा एक ही मत है कि आप किसी भी प्रश्न को याद मत कीजिए उसके उत्तर को, बल्कि उसको समझिए। अगर आपने कॉपी में लिख लिया, याद करेंगे, फिर उसको भूल जाएंगे, दोबारा याद करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार प्रश्न उत्तर समझ लिए ना, फिर आपको जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही इस वीडियो का टारगेट है कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो इसका हर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ जाएगा और इस पूरे जो आप लाइफ टाइम है कभी आप इसको नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए, सभ्यता क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, सभ्यता क्या है। सभ्यता मानव समाज के उस उन्नत चरण को कहते हैं। भी उन्नत चरण, भी उन्नत चरण का मतलब है जब उसने विकास कर लिया था, भी उस चरण को क्या बोलते हैं, उन्नत चरण बोलते हैं। या जीवन में उसके जीवन में शासन प्रशासन की व्यवस्था आ गई, नगरों की योजना आ गई, लेखन प्रणाली आ गई, व्यापार, कला, संस्कृति, धर्म, कृषि, विज्ञान आदि का विकास होता है। ठीक है, उस चरण को क्या बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब समझ के देखिए इस क्वेश्चन को कि ये कह क्या रहा है। सीधी सी लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूं कि सभ्यता वह है जिसमें मानव पढ़ना, लिखना, रहना, सहना, कृषि करना, विज्ञान के बारे में सीख लेता है, तो वो सभ्यता कहलाती है। या फिर वो समय मानव जीवन का जिसमें मानव नगरों में रहने लगता है, ठीक है, उसे संस्कृति का, धर्म का ज्ञान हो जाता है, वह पढ़ने लिखने लगता है, तो वो चरण कौन सा कौन सा चरण कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। वही समय सभ्यता कहलाता है, वही चीजें क्या है, सभ्यता। तो ये चीज समझ में आई आपको, सभ्यता क्या है। एक छोटा बच्चा होता है 1 साल का, मान लो आप, तो वो क्या है, उसको हम सभ्य नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे न तो ये पता कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ किस प्रकार घूमना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, तो वो असभ्य है। लेकिन जब मानव क्या करता है कि जब मानव रहना अच्छी तरह से सीख लेता है, पहनावा उसका अच्छा हो जाता है, पढ़ना लिखना आ जाता है, ठीक है, उसको समझ हो जाती है, विज्ञान के बाद जैसे इसने बात बता दी ना, धर्म की जानकारी, कृषि की, विज्ञान की, नगरों की योजना बना लेता है, लेखन प्रणाली मतलब लिखना शुरू कर देता है, व्यापार करना शुरू कर देता है, तो वो आपका वो चरण, वो दौर, वो समय सभ्यता कहलाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए, एक सभ्य समाज में लोग संगठित रूप से रहते हैं, कानूनों का पालन करते हैं, सामाजिक व्यवस्था में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और हमारी जो आज की जो आधुनिक सभ्यता जो हम रह रहे हैं, ये भी क्या है, एक सभ्यता है। तो सभ्यता के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते भी। भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। सबसे पहले आप भारतीय उपमहाद्वीप देखिए। भी सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब आप अध्याय नहीं पढ़ते और सीधे अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने आ जाते हैं। भी मैंने आपके लिए अभ्यास को भी समझाया है, अध्याय को भी पढ़ाया है, और साथ साथ उसकी समरी भी कराई है। यदि आप पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते तो समरी तो देख सकते हैं, ताकि आपको जो मोटी मोटी बात है वो अध्याय के बारे में पता लग जाए भी। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप की बात की है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है कि ये आपका भारत हो गया, आपने देखा होगा, इसके जो चारों तरफ ये देश है ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये जो क्षेत्र था इसको बोलते थे भारतीय उपमहाद्वीप भी। तो इसने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। ये बात आप सबको पता होगा कौन सी थी। जो आपकी सिंधु सरस्वती सभ्यता थी वो आरंभिक सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी और आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नाम बताना है कि कौन सी सभ्यता थी। आप इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल सकते हैं,
हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं, तीनों इसी के नाम हैं। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ये इसका समय बता देना, ये कब से कब तक थी, और ये इसका क्षेत्र बता देना। तीन चीजें भी क्या बताना है आपको, नाम, क्षेत्र व समय, तीनों चीजें आप याद कर लीजिए। आप नाम लिख दीजिए, क्षेत्र लिख दीजिए और समय लिख दीजिए, आपके फुल बाय फुल मार्क्स। उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी भी, हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां, जब अध्याय में पढ़ रहे थे हम, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। क्या क्या उपलब्धियां थी ये देखिए भी। सबसे पहले उसके नगरों के बारे में बात करते हैं। जो नगर योजना थी ना, सीधी और चौड़ी सड़कों वाला नगर, जिसमें ऊपरी नगर और निचला नगर दो भाग होते थे। ये नगर के बारे में बताया कि सड़कें चौड़ी और सीधी थी, नगर दो भागों में बटा हुआ था, ऊपरी नगर और निचला नगर। जल निकासी और स्नानागार, प्रत्येक घर में स्नानागार था। एक अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी, मतलब बहुत ही शानदार ढंग से, मतलब आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, जो जल के निकलने का जो प्रबंध था वो बहुत अच्छा था। मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध महान स्नानागार मिला, ये उदाहरण दिया है भी। दो चीजें हो गई आपको, नगर योजना और जल निकासी और स्नानागार। और आपको कौन सी विशेषता पता चली थी वहां से, जल संचयन प्रणाली भी, मतलब कि जल को इकट्ठा करने की प्रणाली। जैसे आपने धोलावीरा में पढ़ा था कि विशाल जलाशय और भूमिगत नालियों की उन्नत व्यवस्था थी। और क्या था, वो कृषि के बारे में उन्हें ज्ञान था। गेहूं, जौ, बाजरा, दालें, चावल, कपास, आज की जो फसलें थी, हल और अन्य उपकरणों का वो प्रयोग करते थे। क्या क्या विशेषताएं हमने पढ़ ली, नगर, दूसरा आपका ये पानी की निकासी, तीसरा जल संचयन मतलब जल को इकट्ठा करना, चौथा कौन सा, कृषि और व्यापार आपका। उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर और बाहर जो अन्य जो सभ्यताएं थी उनसे भी व्यापार किया। बंदरगाह में आपको क्या, लोथल एक बंदरगाह था, मोहरें मिली हैं, व्यापारी की वस्तु मिली है। लेखन प्रणाली क्या थी, खुद ही मोहरों पर चित्रलिपि थी, यद्यपि अब तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है कि उन्होंने क्या लिखा था। अब क्या क्या विशेषताएं थी, अब आप समझने की बात नहीं, ये तो लिखवा दिया, कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन मेन बात है समझने की। और मेरा मोटिव यही है कि आप समझ जाएं, और आप कभी चाहे न पढ़े आगे कभी भी लेसन, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे कोई पूछ ले तो आप तुरंत बता दें ये चीजें, बाकी चीजें कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो सबसे पहले देखिए वहां का नगर नियोजन भी, हड़प्पा का जैसे ही आपको नाम सुनाई दे, आपके दिमाग में हड़प्पा का फोटो आ जाना चाहिए कि नगर नियोजन दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। गलियां बिल्कुल सीधी और चौड़ी हैं, नगर योजना हो गया। पानी के बाहर निकलने की व्यवस्था, जिसको बोलते पानी निकास व्यवस्था, वो बहुत बढ़िया थी। नालियां ढकी हुई थी, घरों से सीधा मेन नाले में पानी आता, मेन नाला उस क्षेत्र से बाहर निकल जाता। उन्हें कृषि का ज्ञान था, वो पशु पालने लगे थे, ठीक है। और क्या था, हर घर में स्नानागार था। पानी को, जैसे आपका धोलावीरा में बताया कि पानी को संचयन करने की क्या थी व्यवस्था थी, इकट्ठा करने की व्यवस्था उनकी शानदार थी। ये आपको तीन चार विशेषताएं याद रखनी है। और एक व्यापार आप ऐड कर सकते हैं कि वो अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करने लगे थे, जैसे मोहरों का उन्हें प्रयोग करने लगे थे। ये सारी बातें आपको हड़प्पा वालों के बारे में लिखनी है। कला और संस्कृति में अगर आप करेंगे, टेराकोटा की मूर्तियां, खेल के साधन, आभूषण वगैरह, वो सारी चीजें बनाने लगे थे। सामाजिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, एक सुव्यवस्थित थी, शांतिपूर्ण और प्रियकर समाज जिसमें नागरिकता का उच्च स्तर था। ये सारी चीजें आपको लिखनी, लेकिन जो मैंने मेन आपको समझाई है उसमें आप ये समाज व्यवस्था कर लेना कि वो एक बेहतरीन ढंग से वो रहते थे। क्लियर है, क्योंकि सारी चीजें मैंने जो आपने चीजों पर पढ़ी ना, ये तभी होगा जब कोई भी एक समाज शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा वासी बड़े शांतिक तरीके से और एक दूसरे को सहयोग करते थे। अब आपके ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो गए भी। इस अध्याय में दी गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए भी। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इस अध्याय में दी गई सभ्यता, दो चार सभ्यताएं आपको पढ़ाई गई हैं, उनके नाम अलग क्यों हैं।
अब इसके सभ्यताओं के नाम अलग क्यों हैं भाई? क्योंकि उनके पीछे कोई कारण है, और मैं आपको दोनों कारण बताऊंगा, और दोनों ही अगर आप लिख के आएंगे तो दोनों ही सही है भाई। ठीक है, तब देखिए कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले देखिए कि विभिन्न स्थानों पर और कालों में पाई जाने वाली विभिन्न सभ्यताएं और उनकी संस्कृतियां विविध है भी। जो अलग अलग स्थान पे सभ्यताएं मिली है ना, तो वहां पे, और ये कहता है अलग स्थान और अलग समय, अलग अलग स्थानों पे, ये तो नहीं कि सारी एक साथ ही खुदाई होगी, सबका पता है एक साथ ही मिल गया। तो उसने कहा कि अलग अलग स्थान पे और अलग अलग समय में जो सभ्यताएं में मिली है ना, और उनकी संस्कृतियां अलग है भी। इसलिए इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यताओं के कई नाम है भी, ये आपको बता दिया। क्योंकि जो सभ्यताएं हमने मिली है ना, वो क्या है, अलग अलग स्थानों से मिली हैं, अलग अलग समय पे मिली हैं, और उनकी जो संस्कृति वो भी क्या है, अलग अलग है तीनों चीजें, इसलिए उनके नाम अलग अलग है। बिल्कुल टॉप आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब उनके कुछ नाम दिए गए हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया? सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई, इसलिए यह नाम पड़ा, हड़प्पा स्थान के नाम पे पड़ गया। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया। सिंधु सरस्वती, यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे, दोनों के बीच में, सिंधु और सरस्वती के बीच में, इसलिए इसका क्या बन गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं भी। अब ये नाम अलग अलग नाम क्यों रखे गए? महत्व ये नाम हमें इस सभ्यता के भौगोलिक फैलाव, जल स्रोतों पर निर्भरता और पुरातात्विक खोजों के केंद्र की जानकारी देते हैं भी। मतलब ये नाम रखने का फायदा क्या हुआ, ये हमें देते हैं कि ये कहाँ तक फैले हैं भी, और इनका जो पुरातात्विक खोज है वो कहाँ तक हुई, किस स्थान पर इनकी खुदाई हुई है भी। विश्व की जो अन्य प्राचीन सभ्यताओं को भी ऐसे ही कई, ये तो भारत की सभ्यता थी, एक ही सभ्यता के 3 नाम दे दिए, लेकिन विश्व की जो अन्य सभ्यताओं ना, उनके नाम उनकी भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदी या खोज के आधार पर रखे जाते हैं। जो सभ्यताओं के नाम है ना, या तो उनके भौगोलिक क्षेत्र के नाम पे, या नदी के नाम पे, या उनके फैलाव के आधार पे, या खोज के आधार पे, किसने खोज की है, कहाँ से खोज की, इसके आधार पे रखे जाते हैं, और कोई इनका नाम अलग होने का विशेष कारण नहीं है। अगर विशेष कारण में बात आएगी तो जो मैंने बता दिया, क्योंकि इनका ज्ञात जो इनका जो समय है वो अलग है, इनका जो स्थान है वो अलग है, और इनकी जो संस्कृतियां वो भी अलग है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए। आप कुछ सभ्यताओं के नाम जरूर याद कर लेना बेटा। ये देखिए जो मेसोपोटामिया है ना, प्रमुख नदी कौन सी है, टिग्रिस, और ये इनके नाम है भी, यूफ्रेटिस, सुमेर, अकद, मिस्र की सभ्यता जिसको नील नदी की सभ्यता भी बोलते हैं, फाराओ सभ्यता इसको बोलते हैं, चीन की सभ्यता हवांग हो है, पीली नदी की सभ्यता इसको बोलते हैं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता और सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये देखिए अलग अलग नाम है कई सभ्यताओं के। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब बेटा एक बार लास्ट एंड फाइनल बार समझ लो इस क्वेश्चन को। सभी सभ्यताओं के नाम अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनका क्षेत्र अलग होता है, उनका काल मतलब समय अलग होता है, और उनकी संस्कृतियां भी क्या होती है, अलग होती है, इसलिए इतिहासकारों ने उनके अलग अलग नाम दिए हैं। वो नाम किसके अनुसार दिए हैं ये भी और बता दीजिए कि या तो उनको उस नदी के नाम पर उनका नाम रखा गया है, या स्थान के नाम पर मतलब क्षेत्र के नाम पर नाम रखा गया है, या फिर खोजकर्ता के नाम पर उनका नाम रखा गया है। ये आपको 4 लाइनें समझनी और कुछ भी नहीं लिखना। लिखवाने को तो आपको मैं 4 पेज का लिखवा दूं भाई। क्लियर है? सरस्वती सिंधु सभ्यता का उपलब्धियों का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट बनानी है आपको। 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है। अध्याय में आपने पढ़ा जो पढ़ा ठीक है, समरी में आपने पढ़ा जो पढ़ा ठीक है, आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें पढ़ा। आपको 2, 4, 5 बातें जितनी भी याद हैं वो सारी लिख दीजिए भाई। यही आपका संक्षिप्त नोट है। और चलो इसको अब समझ लेते हैं हम क्या लिखना आपको। सबसे पहले आपको पता है एक एक बात याद रखने की, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं भी। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी भाई। इस सभ्यता में क्या थी, नगर योजना थी, साफ सफाई थी, व्यापार संस्कृति के लिए जानी जाती थी। ये बातें हम पढ़ चुके ना कि सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी। इसके नगरों में ऊपरी और निचले भाग, चौड़ी सड़क,
सुनियोजित जल निकासी प्रणाली और स्नानागार जैसी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार और धोलावीरा का जलाशय इसके प्रमाण है। सारी वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं कि इसमें नगर नियोजन था वो बहुत अच्छा था, गलियां सीधी व चौड़ी थी, पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था थी, लोग कला के बारे में जानते थे, कृषि करते थे। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब उसको बताना है कि व्यापार में हड़प्पावासी तांबा, मनके, शंख आदि का उपयोग करते थे। उन्होंने समुद्री मार्गों का प्रयोग किया। इनका कृषि ज्ञान भी विकसित था। गेहूं, जौ, कपास, बाजरा, उनकी लेखन प्रणाली, मतलब जो विशेषताएं आपको बताई थी उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके आपको लिखना है अभी, कि वो खेती भी करने लगे थे, उन्हें हल के बारे में ज्ञान था, वो व्यापार करते थे, उन्होंने मोहरें बना ली थी, उनका जो बंदरगाह था वो लोथल था। ठीक है, उनकी लेखन प्रणाली आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं गई, पर मोहरों से व्यापार और पहचान की झलक मिलती है। सभ्यता एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और संगठित समाज का प्रतीक था। अब हड़प्पा के लोगों के बारे में आपको सारी जानकारी होगी। अब हड़प्पा के बारे में कहीं भी कोई जिक्र होगा तो आप तुरंत बता देंगे नगर कैसा था, घर कैसे थे, पानी की व्यापार कैसे करते थे, उन्होंने लिखना भी सीखा जो हमें पढ़ नहीं पाए, मोहरों पे लिखा गया। वो समुद्री रास्तों से व्यापार भी करते थे, लोथल उनकी बंदरगाह थी। ये चीजें क्लियर है बेटा आपको? कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। अभी कहां से यात्रा करनी है? हड़प्पा से कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या है? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? आपको जाना है हड़प्पा से कालीबंगा भी। तो सबसे पहले देखिए 3 मुख्य हैं भी, ये सब आपको बता दिए भी। अनुमानित समय रेल मार्ग से आप जाओगे तो आपको लगेगा 12 से 16 घंटे भी, सुविधाजनक है लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा भी। ठीक है, आपका हड़प्पा से आपको कहाँ जाना है? कालीबंगा भी। कहाँ जाना है? कालीबंगा भी। दूसरा है आपका सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से 700-800 किलोमीटर है, 14 से 18 घंटे आपको लगेंगे, और आपको जाना पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान में आपका कालीबंगा भी। हवाई मार्ग, हवाई यात्रा लाहौर या इस्लामाबाद से आपको दिल्ली जयपुर आना पड़ेगा, वहां से फिर बस ट्रेन द्वारा कालीबंगा, लगभग समय 6 से 8 घंटे। रूट देख लीजिए आप कौन सा रूट अपनाएंगे, वो आपकी मर्जी है। यहां से आपका पाकिस्तान में मान लेते हैं, ये यहाँ कालीबंगा आपका हो गया। पाकिस्तान में कौन सा पूछा था मेरे? हड़प्पा भी। क्या पूछा था? हड़प्पा। यहाँ पे मान लेते हैं हड़प्पा है। आपके पास कौन से ऑप्शन है? रेल मार्ग से जा सकते हैं, हवाई यात्रा से, बस से, आपको तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध है, और समय भी आपको बता दिया। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अभी हवाई यात्रा से आपको पता कम समय लगता है, ये सारी चीजें पहले से आपको पता है। अब देखते हैं, ये देखो कितने मजेदार क्वेश्चन एनसीईआरटी के। इसने कहा कि पुराने समय में आप गए, हम मान लेते हैं, जूम करिए आप, वहां से हड़प्पा संस्कृति में गए, हड़प्पा सभ्यता में गए, वहां से किसी आदमी को पकड़ा और पकड़ के हम हमारी रसोई में लाके खड़ा कर दें, तो बताइए वो क्या क्या चीजें देख के अचंभित हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कितने तरीकों से मैं लिखवाऊं भाई? सबसे पहले तो रसोई के डिजाइन को देख के अचंभित हो जाएगा, रसोई की बनावट को देख के। रसोई में आपने जो फर्नीचर लगवा रखा है उसको देख के अचंभित हो जाएगा। रसोई में जो गैस है जो आप चल रही है उसको देख के अचंभित हो जाएगा। रसोई में जो फ्रिज है उसको देख के अचंभित हो जाएगा। जितनी चीजें, जो आपके बर्तन, उसको देख के अचंभित रह जाएगा। जितनी भी चीजें है ना, वो सारी चीजें देख के अचंभित हो जाएगा। इसमें चाहे मैं 100 लाइनें लिखवा दूं, 100 लाइनों का आंसर हो गया। 5 लाइनें एक टीचर लिखवाएगा, 5 लाइनें एक टीचर लिखवाएगा। आप कहोगे टीचरों ने अलग अलग लिखवा दिए, लेकिन लिखवाने वाली कोई बात ही नहीं है। अभी क्लियर हुई बात? अब देखिए, मैं आपको लिखवाना तो पड़ेगा, मेन दिक्कत ये कि लिखवाना पड़ेगा, लिखवाने वाली बात नहीं, लेकिन लिखवाना पड़ेगा। आपका चूल्हा भी बिना लकड़ी के जल रहा, फ्रिज जो ठंडा लग रहा है, मिक्सी, प्लास्टिक के बर्तन, पाइपलाइन, ये सारी चीजें उसको क्या करेगी? अचंभित करेगी भी। अगर अब भी आपको मजा नहीं आ रहा ना, तो आपको कभी मजा आ भी नहीं सकता। और अब मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन पट दे से दबा दो भाई, तुरंत, बिना किसी देर किए भी। अब इस अध्याय में कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनकी वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी 21वीं शताब्दी में परिचित
प्रतीत हो रही है। आपने अध्याय में कुछ हमने चित्र देखे थे और ऐसे चित्र बताने जो अब भी चल रहे, तो हमने वो क्या क्या चित्र देखे थे, तो वे चित्र हमने देखे थे, हाथों की चूड़ियां देखी थी भी, आज भी महिलाएं पहनती हैं। दर्पण देखा था, दर्पण शीशा जो महिलाएं श्रृंगार करने के लिए करती है ना, वो शीशा भी। खेल सामग्री सिटी बोर्ड गेम देखे थे, वो आज भी है। तोलने के पत्थर आज भी कांटे के रूप में प्रयोग होते हैं। आभूषण शंख की चूड़ियां, मन के घरेलू बर्तन, मिट्टी के गढ़े हुए बर्तन, ये जो चीजें हमने देखी थी, अध्याय के बीच में फोटो दे रखी थी इनकी, वो बता रखा कि ऐसी कौन सी चीजें जो आज भी है, तो वो सारी चीजें लगभग आज भी हैं। क्लियर हो ये चीजें। मूर्तियां भी हमने देखी थी भी। अब धोलावीरा में जलाशयों की प्रणाली की सोच क्या प्रतिबिंबित करती है? हमने धोलावीरा में जलाशय पढ़े थे, तो वो जलाशय क्या प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपको विशेष रूप से बताना। समझिए भाई। अब है यह प्रणाली हड़प्पा वासियों की उन्नत इंजीनियरिंग, संगठित समाज और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को दर्शाती। उन्नत इंजीनियरिंग कैसे? उन्नत इंजीनियरिंग से जैसे उन्होंने वो जो आपके बना रखे थे ना, बड़े शानदार तरीके से बना रखे थे कि किस तरीके से पानी उनमें आएगा और किस तरीके से पानी उनसे घरों में जाएगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा, इसलिए इसको बोला उन्नत इंजीनियरिंग। संगठित समाज, संगठित समाज इसलिए कहा क्योंकि इतना बड़ा काम तभी होगा जब लोग सभी एक साथ काम करेंगे, वरना ऐसे स्नानागार या तालाब नहीं बनेंगे। दोनों चीज क्लियर हुई आपको। तीसरी बात बताई, और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता, तो उन्होंने क्या इस जल को संरक्षित करने के लिए वे बना रखे थे। ये तीनों चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी पड़ेंगी, समझ लीजिए क्या क्या चीजें दर्शाती है। उन्नत इंजीनियरिंग हो गया आपका, आपसी सहयोग और जल के प्रति जागरूकता, ये चीजें दर्शाती है। अब क्या क्या चीजें उन्होंने जलाशयों को, चट्टानों को काटकर जलाशय बनाए थे। भूमिगत नालियों से जल संचय और वितरण किया, मतलब कि जो जल आया बारिश का वो भी भूमिगत आया, मतलब अंडरग्राउंड नालियों से आया, और घरों में भेजा वो भी अंडरग्राउंड नालियों से गया। आज से ये लगभग 4-5 हजार साल पहले की बात है। इससे पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंध थे। कुशल प्रबंध बहुत अच्छे उनका प्रयोग करते थे प्राकृतिक संसाधनों को। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अगर डाउट नहीं है तो सब्सक्राइब बटन आपके लिए है। ये आज से हमारा लोगो है भी। मोहनजोदड़ो से में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई भी। 700 कुएं मिले हैं जो ईंटों से बने हुए हैं, ठीक है। लगता है कि उनका नियमित रूप से रख रखाव किया गया, नेक्स्ट शताब्दी तो उनका उपयोग किया जाता। क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और समझ में ही नहीं आता। इसने कहा कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं, ठीक है भाई, मिल गए आपके 700 कुएं। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से, मतलब उनकी खूब देखभाल की गई है, ठीक, अच्छी तरह से क्यों की गई है, और ऐसा लगता है कि अनेक शताब्दियों तक, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं, मतलब 300, 400, 500, 600, हजारों सालों तक उनका उपयोग किया गया हो। तो इस बारे में आपके क्या ख्याल हैं, जरा बताइए। चलो बताते हैं भाई हमारे क्या ख्याल हैं। आया क्वेश्चन आपको समझ में? अच्छा, आपको सभी में ये दिक्कत थी क्या? क्वेश्चन आ रहा, आपको नजर आ रहा, ठीक है। तो यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि जो आपके हड़प्पावासी थे ना, एक तो स्थायित्व भी और दीर्घकालीन योजनाओं में विश्वास करता था भी। जो समाज था, स्थायित्व मतलब एक जगह पे रहना, और दीर्घकालीन योजनाओं में मतलब एक ऐसी योजनाएं, ऐसे काम जो लंबे समय तक चले, उनमें विश्वास करता था। वे पानी की उपलब्धता को अत्यधिक महत्व देते थे। ये बातें हमें इससे पता चलती है कि उन्होंने जैसे कुओं का रख रखाव किया। अब ये नहीं कि कोई चीज बना दी, चलो 10-20 साल चल जाए, फिर हम आगे देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज के समाज की यही है भी, कोई भी चीज बना रहे हैं उसको ये सोच के बनाएंगे कि अपनी जिंदगी तो कट जाएगी भी, बाकी चाहे बाढ़ में जाओ दुनिया। लेकिन उनकी ये सोच नहीं थी। उन्होंने कुएं बनाए, इस तरीके से बनाए कि वे 300-400 सालों तक रहे, मतलब हजारों सालों तक रहे। ये स्थायित्व और दीर्घकालीन मतलब लंबे समय की वो योजना बनाते थे। कुएं बनाए, उनकी देखभाल की, इसका मतलब वो पानी को उपलब्धता को अत्यधिक महत्व देते थे।
बोलिए भाई, समझ में आया? ठीक है। उन्होंने ऐसे संसाधनों का निर्माण किया जिन्हें पीढ़ियों तक उपयोग में लाया जा सके। ये आपको भी बता दिया, दीर्घकालीन योजना थी कि ऐसे उन्होंने संसाधन बनाए जिसका हम एक लंबे समय तक प्रयोग कर सके। और समाज में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था होगी भी, क्योंकि कोई चीज जो आपकी सार्वजनिक चीज होगी ना, वो लंबे समय तक तभी चलेगी जब वहां पे प्रशासन अच्छा होगा। जो राजा होगा सॉरी, जो प्रशासन होगा, जो रख रखाव करता हो, जो कमेटी होगी, चाहे सभा हो, कोई भी हो, जो मतलब उन चीजों का ध्यान रखता होगा ना, वो बहुत बढ़िया होगी भी वो व्यवस्था ध्यान रखने की, तभी ये इतने लंबे समय तक चलते हैं, उनका रख रखाव करते हैं भी। अब 8 का जी, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना करनी है भी। हड़प्पा वालों की आज के जो महानगर में दिल्ली वाले हैं, मुंबई वाले हैं, कोलकाता वाले हैं, उनके साथ तुलना की करनी है भी। अब दोनों कैसे थे? और पहले ये बता दीजिए कि उनमें नागरिकता का उच्च भाव था भी। अब उच्च भाव था, पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें उच्च भाव था। कैसे पता चला, ये चीज हम देखते हैं अभी। जो उनकी विशेषताएं आपको वही बतानी और कुछ अलग से याद नहीं करना। व्यवस्था थी, नालियां थी, जल निकासी थी, सुसंगठित सड़कें थी वहां पे। उन्होंने सार्वजनिक भवनों, गोदामों और महास्नानागार जैसी सुविधाओं का निर्माण किया था। सभी पहले तो हम खुद की बात करते हैं कि वो क्या थे। उनमें उनके घरों में जल निकासी बढ़िया थी, ठीक है, सफाई की व्यवस्था थी, ठीक है, सुसंगठित वहां पे सड़कें बढ़िया थी। जो सार्वजनिक सार्वजनिक मतलब सबके लिए, आप देखना आपके गांव में जो सार्वजनिक जोड़ है, सार्वजनिक पार्क है, उसका क्या हाल है भी, या ठीक है या नहीं, लेकिन इनके जो समाज में तो सार्वजनिक चीजें थी वो बहुत बढ़िया थी। और क्या है, इससे स्पष्ट है कि वो सार्वजनिक हित को महत्व देते थे। सार्वजनिक हित मतलब सबका भला, जग का भला तो अपना भला भी। मतलब वे अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचते थे, सार्वजनिक हित मतलब सबके भले के लिए वो काम करते थे। अब तुलना करते हैं आज के लोगों के साथ, मतलब आप लोगों के साथ। आज के भारत के जो लोग हैं, नागरिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं भाई, जैसे कचरा फैलाना, नालियों में प्लास्टिक डालना आदि। हड़प्पा नागरिकों के नागरिक कर्तव्य और सहभागिता के आज भी प्रेरणा देने योग्य है। मतलब आज भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं भी। क्लियर है बात? अब बताइए भाई, आपको जो आज के जो मानव थे ना, उनको मैं समझा देता हूँ कि आज के मानव उतने जागरूक नहीं थे जितने 5000 साल पहले वो लोग जागरूक थे। आज के मानव तो सिर्फ अपना सोचता, लेकिन आप जो उस टाइम का मानव था समाज की सोचता था, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, जो भी क्षेत्र में रहते उसको समझ सकता था। लेकिन आज के मानव को था कितना प्रदूषण फैलाते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते, सब आपको पता। वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, आसान सा क्वेश्चन। तो अब आपको कोई डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, अगर डाउट नहीं है तो आपके लिए सब्सक्राइब बटन है। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।